Hello students, good morning. Welcome to your civics class. Today we are going to start chapter number 8, Environmental and Natural Resources, page number 153. What is human security? So security मतलब क्या होता है ये आप सबको पता है. Human security means क्या होता है, जिसमें पॉवर्टी, डिजीजेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, टेररिज्म, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अ फ्यू अदर प्रेशर्स है जिससे ह्यूमन को प्रोटेक्ट किया जा सके, दैट इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. सो इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, इन्वायरमेंट में जैसे डैमेज हम लोग कर रहे हैं, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उसमें वर्ड पॉलिटिक्स मतलब उसमें वर्ड को कैसे उसने डील किया, वर्ड में कैसे उस सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया गया एंड डील किया गया. The 33rd US President Harry S. Truman has remarked as early as 1945 that development and environmental protection should be regarded as the two most significant goals of state policy. So, US President Harry S. Truman ने क्या रिमार्क किया कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को सबसे इम्पॉर्टेंट गोल माना जाना चाहिए, कि डेवलपमेंट भी हो ह्यूमंस का एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन भी हम दे पाएँ. इट इज़ इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, द रिसोर्सेज ऑन आवर प्लानट वुड नॉट लास्ट लॉन्ग. अगर जैसे कंजप्शन हो रहा है रिसोर्सेज का, या मिसयूज़ हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, अगर ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे. इन्वायरमेंटल कंसर्न्स कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं. फर्स्ट इज़ कल्टिवेटेड लैंड्स हैव डिक्रीज्ड इन एरिया. जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि जब पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी बढ़ रहा है, लोगों को रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जो कल्टिवेटिव लैंड्स हैं, वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं. नेक्स्ट इज़ सेफ़ वाटर. जो सेफ़ वाटर, वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ के वेस्टेज जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी भी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है. थर्ड इज़ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है आप सबको पता है. डैमेज टू नेचुरल फॉरेस्ट कॉज क्लाइमेटिक चेंज, सॉइल इरोजन, फ्लड्स, ड्राउट एंड लॉस ऑफ प्रीशियस वाइल्ड लाइफ. जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, ह्यूमन अपनी ग्रीड के लिए फॉरेस्ट कट डाउन करते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट पे चेंजेस हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, ड्राउट्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और फ्लड्स वगैरह भी इससे हो रहे हैं. इवन जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो नेटिव पीपल है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, जो आदिवासी वगैरह हैं, उन सारे लोगों को भी अपनी जगह छोड़ के सिटीज़ और विलेजेस में अब रहना पड़ रहा है. नेक्स्ट इज़ ओजोन होल. ओजोन लेयर में भी होल हो रहा है, जो हमें सन से हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. एंड लास्ट इज़ पॉल्यूटेंट्स इन कोस्टल वाटर. जो सी वाटर्स है, ओशंस वगैरह हैं, वहाँ पे आप साइड में देखते हो कि बीच वगैरह में वो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, कितना ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स डैमेज कर रहे हैं. सो जो पॉल्यूटेंट्स है कोस्टल वाटर में, इससे सी लाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रही है. सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स जिसके ऊपर वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नीड है कंसर्न करने की, उसके ऊपर एक्शन लेने की, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. वाई शुड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ फाइंड आउट इन पॉलिटिकल साइंस करिकुलम. जो इन्वायरमेंट की ये स्टडीज़ है, जो इन्वायरमेंट की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, इसको पॉलिटिकल साइंस करिकुलम जो हम ये पढ़ रहे हैं उसमें क्यों प्लेस मिली, बिकॉज ये जो पॉलिटिकल साइंस है सोशल साइंस, इसे हम बोलते हैं. सोशल मीन्स जनरल, जो हमारे आसपास हो रही है. सो जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारे आसपास है, हम इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है, वहाँ पे रह रहे हैं. सो इसीलिए इसको पॉलिटिकल साइंस में प्लेस मिली. द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज विच आर थ्रेटेंड बाय द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. स्टेट के पास अथॉरिटी होती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, या जो भी चीज़ें किस इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है उसको प्रोटेक्ट कर सके, रिसोर्सेज को बचा सके. सो स्टेट सारी चीज़ों को डील करता है. लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डे बाय डे जो बढ़ रही है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को भी, या जो भी गवर्नमेंट जो एक्शंस ले सकती हैं इस पर, उनको कहीं ना कहीं डर हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते हम अपने इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से डैमेज ना कर दें.
The Stockholm Conference in 1972. A group of scholars in Rome, the Club of Rome, has already made a serious attempt in the direction of environmental protection in 1972. So एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने रोम में 1972 में एक एसोसिएशन फॉर्म की, उसका नाम क्या था? द UN जनरल असेंबली designated June 5 as वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. सो जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि वो कैसे एनवायरनमेंट को, स्पीशीज़ को, फॉरेस्ट एक्सेट्रा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं. वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1983. Development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. सो जो वर्ल्ड कमीशन बना एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए 1983, इनका क्या मोटिव था? डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंट की नीड को भी फुलफ़िल कर सकें और हम अपने फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें, कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस अपनी नीड्स को पूरा कर सके उन रिसोर्सेज से और वो भी उसको एंजॉय कर सके. डेवलपमेंट इस तरीके से होनी चाहिए. The sustained growth meant that our present economic growth should not prevent future generation from meeting their needs and requirements. So हम अपनी needs and requirements को ऐसे पूरी करें कि हम कोई भी resource को बचा के अपनी future generation को भी pass on कर सकें. Next is Rio Summit in 1972. The World Commission's report became the basic theme of the UN Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. The Rio Summit, also called the Earth Summit, was the largest of the UN-sponsored global conference. So ब्राज़ील में 1992 एक समिट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका क्या नाम था? रियो समिट. इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि एनवायरनमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे हम यूज़ करें कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो काम आ सके. They blamed the increasing population among poorer countries as a serious threat to the ozone depletion and global environment. उनका सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सबसे बड़ा मेन कॉज वही है कि जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन भी हो रहा है और ग्लोबल एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है. एजेंडा 21 रियो डिक्लेरेशन 1992. सो जो ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी उसमें कुछ पॉइंट निकाले गए जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने अर्थ को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें. The major outcome of Rio Summit was Agenda 21. की प्रिंसिपल्स वेयर, उस पर 21 एजेंडा निकाले गए थे. उस पर की प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? फर्स्ट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विथ नेचर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि हम ऐसा डेवलपमेंट हो कि हमारी नीड भी पूरी हो और हमारे फ्यूचर के लिए भी हम वो चीज़ें बचा के रख सकें. सेकेंड इज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्री, उसको भी हम बचा पाएँ. थर्ड इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशू अमंग स्टेट्स. जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें. नेक्स्ट इज़ ऑल स्टेट्स शुड कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व एंड रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ अर्थ्स इकोसिस्टम. सारे स्टेट्स को एक साथ आ करके अर्थ को बचाना होगा, सारी चीज़ों को हटा करके अर्थ की हेल्थ और इंटीग्रिटी इकोसिस्टम के बारे में सोचना होगा. डेवलप्ड कंट्रीज शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन दिस फील्ड. और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी गई, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई इस फील्ड को आगे बढ़ाने की. व्हाट डिड द रियो अर्थ समिट अचीव. ये जो रियो अर्थ समिट हुआ था इसकी वजह से हमें क्या इसके रिजल्ट्स मिले? Although there was conscious among the northern and southern states about protecting the ecosystem, but Agenda 21 including no binding rules. So जो Agenda 21 थे उसमें कुछ रूल्स भी निकाले गए, उसको फॉलो करके कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में आई. On the institutional side, Rio Summit led to the creation of Commission on Sustainable Development.
रियो समिट से क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमीशन फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज थे उसको ऐसे यूज़ करने के वेज निकाले जाने लगे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो यूज़फुल हो सकें। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल प्रॉब्लम्स। Global problems are those collective or public goods which are outside the exclusive control of any one state. Global commons क्या है? ग्लोबल कॉमन्स वो चीज़ें हैं जिसमें स्टेट का कंट्रोल ना हो, स्टेट के कंट्रोल के वो बाहर की चीज़ें हों। दे इंक्लूड द हाई सीज, ओशंस, आउटर प्लेस, अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, आर्टिक, पोलर रीजन्स एक्सेट्रा। ऐसी जगह जैसे कि आउटर स्पेस हो गया, अर्थ एटमॉस्फेयर हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, ये सारी चीज़ें। These are called the natural commons, but they are also included what they may be called human-made global commons such as the internet. इनको ग्लोबल कॉमन्स बोला जाने लगा बिकॉज इस पे ये कॉमन है, कोई भी इसका यूज़ कर सकता है लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। देयर इज़ नो डाउट दैट द ग्लोबल कॉमन्स आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एंड पॉल्यूटेड। लेकिन ये जो ग्लोबल कॉमन्स हैं जैसे कि ओशंस हो गया, सीज हो गया, आउटर स्पेस हो गया, अर्थ एटमॉस्फेयर हो गया, इसको ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट और पॉल्यूट किया जाता है। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और पॉल्यूशन भी यहीं पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। द नासा स्टडी सेज दैट द आर्टिक आइज इज़ मेल्टिंग। आर्टिक सी आइज इन विंटर्स इज़ मेल्टिंग फार फास्टर दैन बिफोर। नासा ने क्या ये स्टडी की कि जो आर्टिक की आइज़ है वो मेल्ट हो रही है बहुत स्पीड में। ओशन इज़ द अल्टीमेट डस्टबिन वेयर द polluted rivers discharge pollutants. The ocean surface gets seriously affected by all slicks. और जैसे कि आर्टिक की आइस मेल्ट हो रही है उसी तरह ओशंस को भी एक बड़ी सी डस्टबिन माना गया है कि जितने भी पोल्यूटेड रिवर्स हैं वहाँ पे जाके मर्ज कर सकते हैं, या जो भी रिवर्स का डिस्चार्ज है वहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो सकता है। एंड जो ओशन सरफेस है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है क्योंकि जो शिप्स वगैरह जाती हैं या जो वॉर्स एक्सेट्रा होती हैं तो ऑयल की जो एक लेयर फॉर्म हो जाती है सी में या ओशन में, उसकी वजह से भी सी लाइफ एंड वाटर को इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। इसके बाद कुछ पॉइंट्स बनाए गए जिसको फॉलो अप करके भी ग्लोबल कॉमन्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी डैमेज हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप्ड कंट्रीज शुड शोल्डर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देयर एक्टिविटीज़ एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर ऑन द ग्लोबल इन्वायरमेंट। सो इसमें क्या था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज ज़्यादा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं डेवलप्ड होने की वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही हो रही हैं। सो उनको कुछ ऐसे मेजर्स फॉलो अप करने चाहिए कि जिससे जो प्रेशर है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है उनकी वजह से, डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से वो कम हो सके। जो चीज़ें ज़्यादा डेवलप हैं वो ज़्यादा अच्छे से उसको यूज़ कर सकती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से प्रेशर लगा सकती हैं किसी भी चीज़ को हार्म करने के लिए। सो यही बोला गया जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको सोच के अच्छे से यूज़ करना चाहिए जिससे कोई भी प्रेशर या कोई भी पोल्यूशन क्रिएट ना हो इन्वायरमेंट में। डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास में उतनी मशीनरी नहीं है, उतनी चीज़ें ही नहीं हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द अप्रोच ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द अप्रोच ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उनके पास मशीनरी ज़्यादा हो गए, लोग ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा चीज़ें हार्म क्रिएट कर सकते हैं। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो धीरे धीरे अभी डेवलप कर रहा है। सो वो उतना हार्मफुल नहीं हो सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए जितने कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। Concept of common property meant that the resources such as forest and water were the common property of the whole community.
एंड नॉट दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल। सो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। सो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट, वाटर, जिसको कोई भी कम्युनिटी या कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है। Not that of any individual. Every village community was allowed to use the forest to meet its need. At the same time, these resources were to be saved for the future generation also. जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है, जो लोकल नेटिव कम्युनिटी होती है, उनको ये राइट मिला होता है कि वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके। वाई डिड द कॉमन प्रॉपर्टी सच एज फॉरेस्ट डिक्रीज एंड डिनाई इन क्वालिटी। जो कॉमन प्रॉपर्टी है जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ये अपनी क्वालिटी में कैसे धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे तो जो क्वालिटी है वो भी कम होगी। सेकेंड इज़ इंटेंसिव कल्चरल प्रोडक्शन। अगर एक पीस ऑफ लैंड पे आप ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करोगे, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करोगे, जिसकी वजह से जो लैंड है वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा जब प्रोडक्शन देगी तो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेटिव्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। एंड लास्ट इज़ डिग्रेडेशन इकोसिस्टम। डिग्रेडेशन इन द इकोसिस्टम लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। डिग्रेडेशन होता है इकोसिस्टम में, ये वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं, सॉरी सी एनिमल्स वगैरह हैं, फिशेस वगैरह हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया। Sacred groves in India. Many tribal communities in India have treated certain patches of forest land such as sacred groves. Sacred groves means एक ही टाइप के छोटे छोटे प्लांट्स जो रहते हैं, दे आर कॉल्ड देवरान्या, दैट इज़ गॉड्स ग्रोव। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको गॉड ग्रोव बोला जाता है, जिसकी पूजा वगैरह भी की जाती है। सो इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नो एक्स और सिकल कुड बी यूज फॉर कटिंग डाउन ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पेड़ों को भगवान की तरह पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, और वहाँ पे उन ट्रीज़ को या उन ग्रोव्स को काटना या किसी भी तरीके का हार्म करना मना है पूरी तरीके से। सच एज पीपल, बनियान, ये सारी ट्रीज़ ऐसी हैं जिसको वर्शिप की जाती है, सो इनको डैमेज करना पूरी तरीके से मना है। वैल्यू ऑफ द सेक्रेड ग्रोव्स, इनकी क्या वैल्यू है? दिस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ प्रिजर्विंग सर्टन पैचेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। सेकेंड, इट कुड ऑल्सो कंजर्व कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। इट इंश्योर्स प्रोटेक्टिंग ऑफ द इकोसिस्टम। इन सारी चीज़ों की वजह से ही कुछ इकोसिस्टम या कुछ फॉरेस्ट लैंड को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स। इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Preservation of the sacred groves is full of problems and difficulties for two reasons. One of the reason is an increasing in population and human settlement on certain patches of forest land. जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें लैंड चाहिए। सो ये सारी जो ग्रोव्स है, सेक्रेड ग्रोव्स हैं, इनको भी कट डाउन किया जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे लोग सेटल हो सकते हैं। What stand did India take on environmental issues? इंडिया का क्या स्टैंड है? जो भी ये चीज़ें हो रही हैं उसमें इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? India's participation in global effects to reduce global warming. India intends in the need of the least developed countries, ozone cell, कोफोनहोल अकॉर्ड, ये सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में पढ़िए, जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। देन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे एनवायरनमेंट मूवमेंट भी स्टार्ट किए गए। Like first is the forest movement of the south. Forests contribute largely to economic development and play a major role in conserving biodiversity. Therefore, protection of forest has long been on the international agenda. So forest को बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ
और ये एक इंटरनेशनल एजेंडा भी बना। तो सबसे पहले यहाँ साउथ में एंड देन नॉर्थ में फॉरेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम्स, जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे थे उनके भी कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वो डैम ना बन सके। अगर वो बड़े बड़े डैम्स वहाँ बनते, मेगा डैम्स बनते, तो वहाँ की जो आसपास की जो एरिया थी, जो इन्वायरमेंट थी, सराउंडिंग्स थी, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ता। Like नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल कैंपेन इन इंडिया। सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल कैंपेन कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। स्ट्रगल फॉर ओवरसीज रिसोर्सेज, इसके बाद कुछ वाटर वॉर्स हुई थी, रिवर बेसिन इश्यूज़ पे हुई थी। ये सारी जो वॉर्स हुई, या जो ऑयल, द कोल्ड वॉर वॉज ओवर बट द ऑयल डिप्लोमेसी कंटिन्यूड। ये सारी जो वॉर्स हुई थी या वाटर वॉर्स हुई थी, जिसकी वजह से भी एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा था प्रॉब्लम्स। राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस मीन्स नेटिव पीपल, उनके क्या क्या राइट्स हैं? हु वेयर इंडिजीनियस peoples, the UN Working Group of Indigenous Population defines them as the descendants of those people who originally belong to a particular region or a territory of a country. So ये कौन लोग होते हैं जो ओरिजिनली कहीं से बिलोंग करते हैं, या उन्हीं के ये वही लोग होते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम पीपल फ्रॉम अदर टेरिटरीज फोर्सिबली ऑक्यूपाइड दैट रीजन एज subdued indigenous population. In other words, the outsiders of the coloniers defeated indigenous people and brought them under the control. So जो नेटिव पीपल कहीं पे जो ओरिजिनली जो जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको हटा करके अगर कोई और वहाँ पे बाहरी आके रहने लग जाएगा, सेटल हो जाएगा, सो देयर सफरिंग्स एंड देयर राइट्स। सो उनको क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ रही थी? First is land and resources, second is environmental pollutants, third is loss of cultural identities, fourth is deprivative of powers, tribal people. So tribal people को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। Next is how to safeguard the rights of the indigenous people and tribals. इसके लिए एक काउंसिल फॉर्म हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, उसका क्या नाम था? द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर्म्ड इन 1975 इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO। ये एक NGO थी जो कि नॉन गवर्नमेंट थी, और ये कब फॉर्म हुई थी? 1975 में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल। नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। The tribal groups speak the same tribal dialect. Dialect means language, and they follow primitive occupations such as hunting, gathering of forest, produce, making mats and so on. So इंडिया में भी ऐसे ही ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्म हुए, शेड्यूल कास्ट इन इंडिया फॉर्म हुई। इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेफगार्ड को करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेफगार्ड करने के लिए कुछ इनके लिए सीट्स रिज़र्व की गई, इनको रिजर्वेशन दिया जाने लगा इन जॉब्स, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं या जो नेटिव पीपल हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारे पॉइंट्स आउट निकाले, वेज निकाले, जिसकी वजह से ये सारे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ट्राइबल पीपल्स alleged the violation of the Forest Rights Act. The Environment Ministry promised to look into these allegations. So now we have completed the chapter and इसके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आप सारे ही पढ़ लीजिएगा। ओके, पेज नंबर 169 क्वेश्चन नंबर 5, इसको थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा, एंड बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट पूरे पढ़ने हैं। ओके, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।